आयुर्वेद का ज्ञान सनातन और शाश्वत है। इसमें समय के साथ कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। हजारों साल पहले आंवला जितना इफेक्टिव था उतना ही आज भी इफेक्टिव है। हमारे ऋषि मुनि दीर्घदृष्टा थे, स्वयं की सूझबूझ से अपने ग्रंथों में श्लोकों के रूप में शरीर के विज्ञान को लयबद्ध किया। संशोधन के मुताबिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में जिस वनस्पति के जिस तरह के गुण बताए गए हैं, इसका रिसर्च किया तो एग्जैक्टली उसी तरह के गुण आज भी देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद के 3 महान ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में उन पर बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है, जिसमें सभी धान्य का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। इनके फायदे, नुकसान, कौन सी बीमारी में कौन सा अनाज खाना चाहिए, इनके गुणधर्म, कौन से मौसम में कौन सा अनाज खाना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन हम मल्टीग्रेन आटे की बात करें तो आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। मल्टीग्रेन आटे का कंसेप्ट विदेश से आया है, जिसमें 5 से 7 धान्य मिलाए जाते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, चना, गेहूं, रागी और चावल आदि का समावेश होता है। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता तब उस पर आयुर्वेद का लेबल लगाकर यह बताया जाता है कि आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और लोग इसमें फंस जाते हैं। मल्टीग्रेन आटे में मिलाए जाने वाले धान्य अलग अलग गुण वाले होते हैं, जैसे कि गेहूं पचने में भारी, ज्वार बाजरा इससे थोड़ा हल्का और रागी सबसे हल्की है। जब हम ये सब मिलाकर खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। इसको पचाने में जठर और आंतों को बहुत दिक्कत आती है। गेहूं को पचाने में जैसे ही वो डाइजेस्टिव जूस यानी पाचक रस का स्त्राव करता है तो इतने में रागी सामने आ जाती है, तो वो फिर से पाचक रस का स्त्राव कम कर देगा। ऐसा जब बार बार होता है तो पाचन तंत्र के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हर एक प्रदेश की खाने की परंपरा अलग अलग होती है। आप जहां पर रह रहे हैं वहां की प्रकृति ने उस प्रदेश के लोगों के लिए स्पेसिफिक वनस्पतियां, फल और सब्जियां बनाई है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है और खाने में गेहूं का इस्तेमाल ज्यादा होता है। वहां आबो हवा शुष्क है और गेहूं में स्निग्ध गुण है, इसलिए शरीर में चिकनापन लाता है। अगर हम साउथ साइड की बात करें तो वहाँ कोस्टल एरिया है और वहाँ के हवामान में भेज ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के खान पान में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसलिए आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ जो धान्य आसानी से उगाया जाता है वही लेना चाहिए, और उसी धान्य को कहीं न कहीं हमारी परंपरा में भी जोड़ा गया है। इसीलिए परंपरागत रूप से हम जो अनाज लेते आ रहे हैं उसी को लेना हितावह है। आयुर्वेद में अनाज को सुख धान्य वर्ग में शामिल किया गया है और पल्सिस का समावेश सभी धान्य वर्ग में किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेद में आटे को कम महत्ता दी गई है, और आटा जितना बारीक होगा उतना ही पचने में भारी होगा। अगर आपको मल्टीग्रेन लेना ही है तो कभी कभार आप खिचड़ी के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन इसको आटे के रूप में सेवन न करें। आगे आने वाले वीडियो में हम सभी अनाज की डिटेल में बात करेंगे। गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, चावल के गुण और कौन से रोग में कौन सा अनाज सही है, इसके बारे में बारीकी से बताएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे, और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।